सारथी। सर, क्वेश्चन नंबर 21 सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Respected Honorable Speaker, sir, Andhra Pradesh has the highest coconut productivity with 15,000 coconuts per hectare. However, crop output has been affected by various diseases, especially the white fly. I would like to ask the Honorable Minister where the government has conducted any research to develop diseases resistant coconut varieties, and if there are any plans to provide compensation for farmers affected by these diseases. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं पार्थ सारथी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नारियल से संबंधित प्रश्न उन्होंने पूछा है और नारियल के उत्पादन में आज भारत दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी की उत्पादन बढ़ाने की नीति के कारण आंध्र प्रदेश में भी नारियल का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय होता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2014-15 के दौरान नारियल का उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन था, वो बढ़कर अब 153.29 लाख मीट्रिक टन हो गया है और विश्व में हमारी उत्पादकता सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में भी उत्पादकता 11 मीट्रिक टन है। मैं आंध्र प्रदेश के किसानों को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्पादकता के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ये बात सही है कि पिछले दिनों व्हाइट फ्लाई जैसी अनेकों बीमारियों की कंप्लेंट्स आई थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नारियल विकास बोर्ड ने इसके लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय संस्थान जैसे केंद्रीय बागानी फसल शोध संस्थान, कसारगोड केरल, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलोर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय जैसे डॉक्टर BSIR बागवानी विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के माध्यम से इस व्हाइट फ्लाई के प्रबंधन के लिए 8 परियोजनाएं अनुमोदित की है और इन संस्थानों ने व्हाइट फ्लाई के रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की संस्तुति की है। उसमें जैविक कीट फफूंद वगैरह का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है और भारत सरकार की संस्था केंद्रीय बागवानी फसल शोध संस्थान कसारगोड केरल ने रोग प्रतिरोधी नारियल किस्मों के विकास के लिए भी काम किया है और अपने प्रारंभिक शोध में यह पाया है कि संकर और लंबी किस्में सफेद मक्खी का संक्रमण कम होता है और वो किस्में हैं गौतमी गंगा, तिप्तुर-टाल, वेस्ट कोस्ट टाल, ईस्ट कोस्ट टाल। तो लगातार ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि व्हाइट फ्लाई जैसे रोगों की रोकथाम की जाए। Second supplementary, sir. As per Niti Aayog report, Andhra Pradesh has significant potential for coconut cultivation, sir. The DJ Sampurna variety, known for its high yield of more than 43,000 nuts per hectare, sir, has shown great potential in the state. Could the Honorable Minister kindly elaborate on where the government is taking any initiatives to promote and expand the cultivation of this high-yielding variety in Andhra Pradesh, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य का कहना बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए आंध्र प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए गए हैं
नारियल विकास बोर्ड की नारियल क्षेत्र विस्तार पर एक विशेष योजना है जिसमें प्रति हेक्टर 6,500 से लेकर 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले 10 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में 14-15 से 23-24 तक कुल नारियल क्षेत्र का विस्तार 12,391 हेक्टर किया गया है और जिससे 12,406 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए नारियल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि, मूल्य संवर्धन और विपणन, बीमा कवरेज और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं राज्य की टीम के साथ भी, मैं अनेकों राज्यों में अलग अलग फसल के लिए जाता हूं, उनके साथ और राज्य की टीम के साथ बैठकर अगर क्षेत्र के विस्तार के लिए और कदम उठाने होंगे तो हम जरूर उठाएंगे। श्री बेनी बहनान। Sir, as you know that our state is known as the land of coconut. Sir, we are facing a very serious problem because of the root wilt disease. See, is the government aware of the alarming spread of this root wilt disease in coconut plantation, particularly in Kerala and other states? What are the latest statistics regarding the number of affected coconut trees and the economic impact of the farmers? Sir, has the government initiated any research program to ICAR, CPCRI, or other institution to develop disease-resistant coconut varieties? And what are the findings of the recent research of biological and organic control measures of this disease? And last question, has there been any scientific study on climate changes or roles in increasing the spread of this disease? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, आईसीआर ने भी लगातार ये प्रयत्न की है कि जो अलग अलग प्रकार की बीमारी नारियल के पाम ट्री के ऊपर जो आती है उस पर शोध किया जाए और शोध करने के बाद माननीय अध्यक्ष जी उन बीमारियों से निपटने के अनेक उपाय किए गए हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा YSR बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा भी नई फसलें विकसित की गई है। कर्नाटक और केरल में कीटों और बीमारी की समस्याओं के लिए राज्य ने विशेष हस्तक्षेप की मांग की थी। उसके लिए भी किसानों को 50 करोड़ 56 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। सभी राज्यों में तमिलनाडु में रूट बिल्ट के प्रबंधन के लिए बोर्ड के द्वारा रीप्लांटिंग रिजुनेशन योजना के अंतर्गत 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जब ऐसी बीमारियां आती है तो हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि बीमारियों का नियंत्रण भी किया जाए और किसानों को सहायता भी दी जाए। श्री कोटा श्रीनिवास। Sir, my question, sir. What is the current MSP for copra? What is the MSP, minimum support price, value of copra procured during last 3 years? Sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और सरकार की प्रतिबद्धता है किसान को लाभकारी मूल्य देना और इसलिए 2019 में इस सरकार ने तय किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय वर्तमान में मिलिंग कोपरा का एमएसपी है 11,582 रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का एमएसपी है 12,100 रुपया प्रति क्विंटल। मिलिंग कोपरा का एमएसपी
मैं बताना चाहता हूं 2014 में था, केवल जब उधर की सरकार थी, केवल 5,250, जिसको बढ़ा के 11,582 रुपया कर दिया गया है। ऐतिहासिक वृद्धि उसमें की गई है। बाल कोपरा का भी 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 12,100 रुपया MSP कर दिया गया है। और पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कुल 2,73,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की है, जिसका MSP मूल्य 3,079.68 करोड़ रुपया। ये खरीद मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर MSP के नीचे कीमत जाती है तो सरकार कोपरा को भी और मिलिंग कोपरा को भी पूरा खरीद के नारियल के किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, श्रीमती कलावेन मोहन भाई। प्रश्न संख्या 22। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदिवासी बाहुल्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग खेती पर निर्भर हैं। हर साल मेरे प्रदेश में बेमौसम भारी बारिश, प्राकृतिक आपदा, सूखा के कारण फसलों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। महोदय, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होकर 9 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे प्रदेश में यह योजना अभी तक लागू नहीं है। और कृषि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मेरे प्रदेश में इस योजना को नहीं चुना है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस योजना को मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, और सरकार ने इस योजना को मेरे प्रदेश में लागू करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, जिससे मेरे प्रदेश में किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रदेश में इस सफल योजना को न चुनने का कारण क्या है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उनके मन में किसानों के कल्याण की तलफ है, उन्होंने इस सवाल को उठाया है। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए वरदान बन के सामने आई है। और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा आवेदन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कृषि राज्य का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये योजना स्वैच्छिक है। इस योजना को चुनना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। 23 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना का चयन किया है, लेकिन कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ की योजना भी चलाते हैं, इसलिए कुछ राज्यों ने इसका चयन नहीं किया है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना स्वैच्छिक है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर निर्भर है कि वो योजना का चयन करे। लेकिन मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हुआ हूं। हम वहां प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करके, अगर वो चाहेंगे, उनका प्रस्ताव आएगा, तो जरूर इस योजना को वहां लागू करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या मंत्रालय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब तक मेरे प्रदेश में लागू नहीं है, तब तक क्या सरकार मेरे प्रदेश के स्थानिक प्रशासन के माध्यम से अधिकारियों की टीम या केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की विशेष टीम बनाकर किसानों को फसलों के हुए नुकसानों का निरीक्षण करके सर्वे कर बीमा कराने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, जिससे मेरे प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लिए नुकसान का शीघ्र मुआवजा मिल सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए, ये मोदी सरकार की रणनीति है और इसलिए प्रधानमंत्री फसल जैसी योजना बनी है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। मैं वहां के प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी
अपने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मैं उनको बुलाऊंगा या उनके साथ चर्चा और बातचीत करूंगा। मैं किसानों के बीच भी आने को तैयार हूं, माननीय सदस्य भी साथ रहे, हम किसानों के बीच भी बैठेंगे और किसानों के बीच बैठकर स्थानीय प्रशासन, केंद्र सरकार के अधिकारी, हम और आप कहेंगे तो वैज्ञानिकों की टीम भी लाएंगे। बैठकर हम कैसे दादरा नगर हवेली के किसानों के कल्याण के लिए और योजनाएं बना सकते हैं, उनको राहत दे सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। मैं अलग अलग राज्यों में माननीय अध्यक्ष महोदय जा रहा हूं और किसानों के साथ सीधी चर्चा भी कर रहा हूं, तो हम जरूर दादरा और नगर हवेली के लिए भी किसानों के कल्याण के लिए हर कदम उठाने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य जी को फिर आश्वस्त करता हूं कि जब आप चाहें मंत्रालय आइए और अगर आप कहेंगे तो हम भी टीम लेके आपके यहाँ आएंगे। श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा में 60,000 एकड़ में केले की फसल का उत्पादन होता है और उसमें हर वर्ष मौसम बदलाव की वजह से, तेज धूप, उसके आंधी तूफान की वजह से हर साल फसल प्रभावित होती है। इस वर्ष भी लगभग 3 बार किसानों की फसल प्रभावित हुई है और जिसमें लगभग 25,000 एकड़ में किसानों की फसल प्रभावित हुई है, जिससे करोड़ों रुपए की किसानों को नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मौसम आधारित फसल बीमा लागू किया गया है, यदि नहीं तो इस योजना को शुरू किए जाने अथवा केले की फसलों को PMFBY में सम्मिलित करने का विचार रखती है, और क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों के भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा तय है? यदि हाँ, तो इस समय सीमा के अंदर कितना भुगतान किया जाता है और भुगतान नहीं करने पर भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, विद्वान सदस्य ज्ञानेश्वर पाटिल जी किसान हितैषी सदस्य हैं और किसानों के कल्याण के लिए सदैव काम करते हैं। लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसमें भी बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना केंद्र सरकार लागू करती है राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर। मध्य प्रदेश में केले का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और अलग अलग राज्य सरकारें अपने किसानों के हित के लिए कदम उठाती है। मुझे ध्यान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव बहुत कर्मठ और गतिशील मुख्यमंत्री हैं। वहां केले के नुकसान पर 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाती है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी हम वहां देते थे, तो वहां लगातार ये प्रयत्न जारी है। लेकिन मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम लागू करते हैं। ज्ञानेश्वर जी के साथ मैं स्वयं राज्य सरकार से चर्चा करूंगा। राज्य सरकार की अपनी योजना भी है जो भरपूर मदद करती है किसानों की, और आवश्यकता पड़ने पर हम मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निश्चित तौर पर वहां लागू करने का काम करेंगे। एक निवेदन दूसरा जो प्रश्न किया माननीय विद्वान किसान हितैषी सदस्य ने, उन्होंने ये कहा कि दावे का भुगतान कितने दिनों में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बहुत समय लगता था। पहले जो फसल बीमा योजना थी वो बहुत डिफेक्टिव थी। कई बार 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लग जाता था। लेकिन अब ये तय किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कि फसल कटाई के अधिकतम 1 महीने के बाद जो परिणाम आते हैं फसल कटाई के, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे और वो रिपोर्ट मिलने के बाद फसल का जो दावा है उसका भुगतान किसानों को कर दिया जाए। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ही संपूर्ण भुगतान करती थी, राज्य और केंद्र मिलकर, तो देर लगती थी। अब हमने तय किया है कि अगर राज्य सरकार उपज के आंकड़े भेज दे और उसमें देर अगर बीमा कंपनी करेगी तो 12% उनको ब्याज देना पड़ेगा। जितनी देर होगी भुगतान में उस पर
और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक प्रयत्न और किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले राज्य सरकारें कई अपना अंश देने में बहुत देर लगाती थी, तो केंद्र सरकार ने यह शर्त रखी थी कि जब राज्य सरकार का हिस्सा आ जाएगा तब केंद्र अपना हिस्सा जारी करेगी। अब हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार का हिस्सा आने में देर हो तो केंद्र सरकार का हिस्सा तो किसान के खाते में तत्काल डाल दिया जाए। हम राज्य सरकारों से भी लगातार संपर्क में हैं, उनके साथ अनेकों बैठकें करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि समय पर किसान को राज्य और केंद्र दोनों का अंश फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने के बाद मिल जाए। श्री जयप्रकाश जी। चालू है, माइक चालू है। हरियाणा में मंत्री जी फसल बीमा योजना जो 2014 से पहले जो प्रीमियम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रीमियम किसान को देना पड़ता है और उसमें जो इकाई मानी गई है वो एकड़ नहीं मानी गई, वो पूरा गांव माना गया। जैसे ओलावृष्टि होती है या बाढ़ आती है तो बाढ़ में जब नुकसान होगा चाहे 1 एकड़ में हो और चाहे पूरे गांव में हो, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस सिस्टम को जो पहले यूपीए गवर्नमेंट में था वही चालू है या इसमें बदलाव कर दिया, इकाई क्या है और जो प्रीमियम है वो प्रदेश सरकार देती है या किसान को इससे लेते हो? कांग्रेस किसान की मददगार थी, आपने सत्यानाश किया। ओके, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलते। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलना है ना, बैठे बैठे उन्होंने टिप्पणी की, इसका जवाब दोगे क्या? ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मुझे बोलने तो दो मेरे भाई। जयप्रकाश जी बहुत विद्वान सदस्य हैं और अब उन्होंने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं। जब पुरानी फसल बीमा योजना, तब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसकी इकाई होती थी तहसील, और तहसील और ब्लॉक इकाई होने का मतलब था कि एक किसान की फसल खराब हो जाए मुआवजा राहत नहीं मिलेगी, एक गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव की खराब हो जाए राहत नहीं मिलेगी, पूरे तहसील की खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। मतलब एक गांव और 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल बर्बाद कर दे तब राहत की राशि मिलेंगे। ये आपकी बीमा योजना थी। हमने उसमें बदलाव किया माननीय अध्यक्ष महोदय, और बदलाव करके फसल बीमा योजना की इकाई गांव को बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, इस सरकार ने किया है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, पहले स्थानीय आपदा फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं थी, अब हमने स्थानीय आपदा को सम्मिलित करके तय कर दिया है कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, ये उस सरकार ने कभी नहीं किया जो इस सरकार ने किया है। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय और अनेकों विसंगतियां थी इस योजना में, मैं उसको भी, अब चूंकि जयप्रकाश जी ने पूछा है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं। जब इनकी सरकार थी तब इनने तय किया था कि फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, और वो बीमा किसका होता था? किसान की फसल का नहीं होता था, बैंकों के लोन का होता था, किसान की फसल का नहीं होता था। हमने तय कर दिया अब ये योजना अनिवार्य नहीं रहेगी, स्वैच्छिक रहेगी। ऋणी किसान भी चाहे तो करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, किसान की मर्जी, हम ला देंगे नहीं उस पर। और आज मैं बताना चाहता हूं, जब उधर की सरकार फसल बीमा योजना चलाती थी तो गैर ऋणी किसान आते ही नहीं थे। किसान प्रीमियम पर 1,35,000 करोड़ के 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में देने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, इसलिए उस योजना में अनेकों सुधार करने का हमने काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हाथों से करते थे, और करने वाले ने अगर गड़बड़ कर दी तो किसान न्याय की गुहार लगाता रहता था। अब प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हमने तय किया है, सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत नुकसान का आकलन होगा,
परफेक्ट आकलन होगा और आकलन होते ही किसान के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। ये किसान हितैषी सरकार के फैसले हैं। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, इसलिए ये सब काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। श्री नाव श्री कृष्णा। Thank you, sir. Sir, thank you, sir. I represent Palnadu district. It is very much dependent on agriculture, sir. Not only my district, but also across the country. We are all dependent on agriculture. And we also, in the budget speech also, Madam has mentioned that we want to become the football of the world also. But in the answer given by the Minister in August 2024, there are only 5 public sector general insurance companies, sir, and only 15 private general insurance companies in this country, which is focused on the agriculture insurance, sir. For a large country like this is a very, very small number. And second issue is, out of 200 crops that are being sown by our farmers, only 60 crops are right now covered under the insurance by the insurance companies, sir, which is also very low when compared to other countries, sir. So I also, just now, Minister also mentioned, sir, that we have moved from the block level to the village level. And I have to ask on behalf of my farmers that when we are going to move to the farm gate level. So based on these 3 issues, the request from our farmers is there any proposal to increase the number of insurance companies? Second is increase of the number of crops that are covered under the insurance. Third is when we are moving to the farm gate level, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट 2